हे एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर। एलिवेटर में आप सभी का स्वागत है। हम इस सीरीज में दिल्ली पुलिस के जीएस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपको एक सटीक तैयारी की तरफ ले जाएंगे। आज ये उसका सेट सेकंड है, भाग 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? ओके, तो फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच इंडियन नेशनल मूवमेंट वंदे मातरम बिकेम अ पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पीपल? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 1919 में स्टार्ट हुआ था। कैसे स्टार्ट हुआ था? तो 1914 से लेके और 1918 तक आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चला। और इस प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने साथ दिया था जर्मनी का, और बाद में जर्मनी इस युद्ध में हार गया और इंग्लैंड जीता। और इंग्लैंड ने टर्की में एक पोस्ट होती थी खलीफा की पोस्ट। ओके, और ये जो खलीफा होते थे, कैलिफ, ये इस्लाम में रिलीजियस गुरु होते हैं, टॉप लीडर होते हैं। और इंग्लैंड ने क्या किया, इस पोस्ट को खत्म कर दिया। तो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान थे, उनमें एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक आंदोलन चलाया जो विश्वव्यापी आंदोलन था, जिसकी लपटें भारत में भी आई और भारत में भी आंदोलन चला। और इस आंदोलन का नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इंडिया में किसने चलाया था? तो मौलाना अली और शौकत अली। मौलाना अली और शौकत अली। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। जस्ट एक साल बाद आप देखोगे महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। सो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, ये 1942 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने एक फेमस स्लोगन भी दिया था, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था और अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। और अभी अगस्त चल ही रहा है, कल परसों हमने अगस्त क्रांति मनाई भी है। ऑप्शन डी पे आते हैं हम, स्वदेशी मूवमेंट। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये 1905 से लेके और 1908 तक चला। ठीक है, और आप देखोगे ये स्वदेशी मूवमेंट क्यों चला? क्योंकि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आप देखोगे 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये जो ईस्ट बंगाल था और वेस्ट बंगाल, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, जिसके विरोध में पूरे भारत में स्वदेशी मूवमेंट चला। और इसी मूवमेंट में आप देखोगे वंदे मातरम बहुत लोकप्रिय गीत बना। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका डी, स्वदेशी मूवमेंट। और वंदे मातरम से एक चीज और याद रखोगे आप, ये पहली बार 1896 में, 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में। एक सवाल आप बताओगे कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ओके, अगले सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल है, इन विच स्टेट इज द अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड? ओके, सो अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश? बिल्कुल भी नहीं, दिल्ली में तो है ही नहीं। यस, राजस्थान सही आंसर है। और ये अजमेर में पड़ता है। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, और ये बनवाया था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, सो कहा जाता है कि यहाँ पहले एक संस्कृत स्कूल भी था, जो विग्रहराज नामक एक व्यक्ति ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और काम किया था, कुतुब मीनार की नींव डाली थी, कुतुब मीनार। ओके, और ये दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी था? ये देखो, दूसरा सवाल दिल्ली सल्तनत से है, तो इसका मतलब है दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। कौन सी एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी था? ठीक है, विच वन ऑफ द प्लेसेस वॉज द शॉर्ट टर्म कैपिटल? तो देवगिरी, भोपाल, कुरुक्षेत्र और जयपुर। इसका सही आंसर होगा देवगिरी। कैसे? अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक शहजादे थे, इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तुगलक वंश के राजा थे, और दिल्ली सबकी राजधानी थी, दिल्ली सल्तनत की। फिर इनको ये लगा कि यहाँ से नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए कहीं बीच में अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो ये दिल्ली से चले और यहाँ देवगिरी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने अपनी अल्पकालीन शॉर्ट टर्म राजधानी बना ली थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर है देवगिरी, और ये बनाई थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। योशंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एक क्वेश्चन फेस्टिवल से भी आया है।
तो अब इस साल में जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं वो आपको याद करके जाने होंगे, स्पेशली ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3-4 महीने में जो भी फेस्टिवल हुए हैं जिन स्टेट से, वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो योशंग त्योहार ये मनाया जाता है मणिपुर में, ओके। ये 5 दिन चलता है, 5 डे फेस्टिवल है। और जैसे अपने यहाँ मतलब इधर नॉर्थ साइड में होली मनाई जाती है, ऐसे ही ये मणिपुर में इट्स अ काइंड ऑफ होली, है ना, होली जैसा एक त्योहार होता है और 5 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 त्योहार हैं, एक तो गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, और सेकंड शिवाजी महोत्सव। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, शिवाजी महोत्सव, ठीक है। झारखंड और गोवा, ठीक है। झारखंड में कोई वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक वैसे इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख लेना, सारहुल, सारहुल करके एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में, वो सॉरी झारखंड में, ओके। एंड गोवा, गोवा में एक कार्निवल होता है जिसका नाम ही है गोवा कार्निवल, ठीक है। तो सही आंसर इसका है मणिपुर। अगले सवाल पे चलते हैं। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर, इधर मैंने मैप लगाया है इसीलिए, ये काफी अच्छा सवाल था, बहुत ढंग का सवाल था। तो ज्योग्राफी के काफी अच्छे सवाल आए हैं, और ज्योग्राफी में आप देखोगे कि आपको इंडिया का मैप और उसके आसपास की लोकेशन ध्यान रखनी है। अब देखो जम्मू कश्मीर की इन्होंने ईस्टर्न बाउंड्री इसलिए पूछ लिए क्योंकि जम्मू कश्मीर थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, न्यूज में रहता है, और अभी भी है। तो आप जम्मू कश्मीर की लोकेशन बिल्कुल ध्यान में रख के जाइए, कहाँ पे गालवान वैली है, कहाँ पे चाइना ने आके कब्जा किया था, फिर कहां से हमने इनको वापस किया, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। कश्मीर का पूर्वी सीमा इन्होंने पूछा है, क्या है? ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, गिलगिट बलूचिस्तान, काराकोरम या लद्दाख, ओके। तो सही आंसर होगा इसका डी, लद्दाख। देखो मैं इधर बताता हूं कैसे। ये जो ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रहा है, ये है अपनी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो पूरा एरिया है ये आता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन है ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये किसके अधीन है? तो ये चाइना के अंडर है। तो ये चाइना के अंडर है, ये पाकिस्तान के अंडर। ये जो इधर का पूरा कश्मीर दिख रहा है ये इंडिया के अंडर है, ओके। सो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसी कश्मीर को हम बोलते हैं गिलगित बलूचिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान, ओके। और ये जो यहां से मैं एक लाइन खींचता हूं, ये पूरी लाइन कहलाती है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। काराकोरम के जस्ट ऊपर आप यहां पे देखोगे, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ओके। बिल्कुल ये पॉइंट पे है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और ये जो ईस्ट वाला भाग है इसको हम बोलते हैं लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। ये आपका हो गया लद्दाख। और यहां पे आप देखोगे, ये आपको यहां पे दिखेगा कश्मीर, और कश्मीर के नीचे यहां पे आपको दिखेगा जम्मू, ठीक है। तो ये जम्मू हुआ, ये कश्मीर हुआ, और ये इधर लद्दाख हुआ। तो ईस्टर्न जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग हो गया? ये हो गया लद्दाख। तो सही आंसर क्या है? लद्दाख। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, वेस्ट में क्या है तो गिलगिट बलूचिस्तान, नॉर्थ में क्या है तो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के नीचे क्या है तो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। अगला सवाल, ये मैप मैंने इसीलिए लगाया, दोनों सवाल इससे हो जाएंगे। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे, डॉट नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो जलपाईगुड़ी जो जगह है, जलपाईगुड़ी, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल का जो एरिया है यहाँ पे, ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ ये जलपाईगुड़ी है, ठीक है। और ये जो जलपाईगुड़ी है, ये एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है तीस्ता, ठीक है, तीस्ता नदी। और ये तीस्ता नदी निकलती है और इसी के बगल में पड़ती है, तो इसका सही आंसर होगा जलपाईगुड़ी कहाँ है? तीस्ता नदी। अब देखो ये सवाल इसलिए पूछा है, 2015 और 16 2 सालों में बांग्लादेश के साथ हमारा ये इशू बना रहा, तीस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश से हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ठीक है। क्योंकि तीस्ता नदी जो है इसका पानी हम ज्यादा यूज करते हैं, और बांग्लादेश कहता है कि इसका पानी बराबर यूज करो या फिर हमें भी उतना दो, इससे हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इशू रहा है। अच्छा, एक और इशू अभी चल रहा है, काला पानी विवाद, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो काला पानी विवाद कहाँ पे है? तो ये नेपाल है ना, नेपाल और इंडिया का विवाद है, ठीक है, काला पानी वाला, ठीक है। ये जो नदी आ रही है इधर से, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये जो मैंने बनाई है ये आपको पता ही है, ये गंगा नदी है।
और ये गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, ये ग्रीन में जो है ये है अरावली हिल्स, अरावली श्रेणी। ठीक है, अरावली अभी बताऊंगा ये मैं क्यों बनाया है। और ये जो आपको दिख रहा है स्लेटी कलर में, और ये है आपका विंध्य पर्वत, है ना, विंध्यांचल, विंध्यांचल भी बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये जो इंडिया है, इधर आप देखो ये अंडमान निकोबार है, ये इधर जो ऊपर देखो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो सबसे जो नॉर्थ में है इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, उसके बाद जो बीच में इसको बोलते हैं मिडिल अंडमान, इसके बाद जो नीचे इसको बोलते हैं साउथ अंडमान, और उसके नीचे एक छोटा सा आइलैंड है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। और ये चारों किसके भाग हैं, तो ये अंडमान के हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो 3 भाग दिख रहे हैं ये कौन से हैं, ये निकोबार के हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा ये कार निकोबार है बहुत छोटा सा, फिर उसके बगल में ये लिटिल निकोबार है, और उसके बाद ये जो बड़ा सा है इसको बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार। ठीक है, और इस ग्रेट निकोबार में ही आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु आपको। ठीक है, 10 डिग्री चैनल ये क्या करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे के सवाल इसी पे बेस्ड है। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक का काम करता है? विच फिजिकल फीचर एक्ट्स एज अ वाटरशेड बिटवीन इंडस एंड गंगेटिक रिवर बेसन? ठीक है, पीछे लौटते हैं। ये जो मैंने पाकिस्तान वाला, ये जो कश्मीर बनाया है, यहां से एक नदी जाती है, आप सबको पता होगा, इंडस रिवर। ठीक है, ये पाकिस्तान में बहती हुई चली जाती है, और फिर इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सतलज है, रावी है और व्यास है, ये सब इधर हैं। अब ये सारी नदियां ऐसे ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, और ये जो नदियां इधर, ये कहाँ जा रही हैं, इधर उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए इसमें पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जा रही हैं। तो इन दोनों के बीच में जल विभाजक का काम क्या कर रहा है, तो ये अरावली की श्रेणियां। ठीक है, तो ये आप देखो कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली की श्रेणियां, अरावली हिल्स। ठीक है, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, ये जो मैंने, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो हिमालय है, हिमालय की जो सबसे नीची वाली लाइन है, इस लाइन को ही बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, उसके बाद विंध्यांचल हमने देखा ही था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पे लगता है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये जो मैंने बताया था, ये अंडमान का हिस्सा है, और इधर आपको ये निकोबार दिख रहा होगा। तो अंडमान के आप इधर देखोगे, ये जो मैंने बनाया है, ये है बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन द्वीप, और ये बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया में। तो ये किसके निकट है, तो ये अंडमान के निकट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। वर्तमान में कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो एट प्रेजेंट कॉटन का जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें इंडिया है सेकंड पे, तब भी था और अब भी है। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है। इसके बाद भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त करता है? अब देखो मानसून कहां से आता है, इक्वेटर से ये हवाएं चलती हैं और ये केरल से होते हुए पूरे भारत में पहुंचता है। तो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में आता है। केरल के बाद ये पूरा वेस्टर्न घाट है। ठीक है, इस वेस्टर्न घाट पे ये बादल टकराएंगे और यहाँ बहुत सारी बारिश करेंगे। उसके बाद ये बादल आगे जाएंगे और यहाँ पे अरावली, अभी मैंने बताया था राजस्थान में, तो अरावली और ये जो बादल है, इन दोनों का आप देखोगे एंगल बिल्कुल सेम है, तो यहाँ बादल टकरा ही नहीं पाएंगे अरावली से। यही रीजन है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती है। फिर ये बादल जाके टकराएंगे किससे, हिमालय से, और ये हिमालय से टकराएंगे और फिर ये वापस आएंगे तो यहाँ से भरेंगे पानी, और सबसे पहला स्टेट इनको मिलेगा तमिलनाडु। तो ये सबसे पहले बारिश करेंगे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु पड़ता है कोरोमंडल तट पे। तो इसका सही आंसर होगा कि अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त कौन करता है, तो ये करेगा तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल तट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और जिसके बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई को जज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। बाकी ये सेट जारी रहेंगे, जितना हो सकेगा मैं उतने सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। बाकी घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।